लेक्चर के आखिरी 2 मिनट ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जिसमें हम हर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक में आने वाले अहम शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs बताएंगे, और ये खालिसतन हमारे ही चैनल की इनोवेशन है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ड इन टाइम। टाइम यानी वक़्त। इस ज़मीन पर मुख्तलिफ वक्त में कौन से ज़िंदा जानदार मौजूद रहे। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदार की जो ज़िंदगी है इस दुनिया पे वो क्या है। स्टूडेंट्स, जब से ये प्लेनेट बना है, ये ज़मीन बनी है, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किस्म के जानदार, ना सिर्फ वो उनकी इर्तिका हुई, उनकी एवोल्यूशन हुई, बल्कि ज़मीन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के जानदार इस ज़मीन पे डोमिनेंट रहे, यानी गालिब रहे। अब हमें कैसे पता चलता है कि ज़मीन के कौन से दौर में, कौन से इरा में, कौन से वक्त में कौन सा जानदार ज़मीन पे डोमिनेंट रहा या मौजूद रहा। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं फॉसिल रिकॉर्ड से। फॉसिल कहते हैं मुर्दा जानदारों की बाकियात, डेड रिमेन्स, उनके कोई निशानात, उनके आप कह रहे हैं उनके जिस्म जो सा है जो ज़मीन में बरिड है, दबा हुआ है। उस फॉसिल की स्टडी से बायोलॉजिस्ट इस काबिल हुए हैं कि मुख्तलिफ जानदारों को टाइम सीक्वेंस में जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, यानी अर्जियाती वक़्त का जो चार्ट है उसमें उसको तकसीम कर सकें, बता सकें ज़मीन पे किस वक्त कौन सा जानदार मौजूद था। तो हम देखते हैं, यानी सबसे पहले जानदारों की एवोल्यूशन की बात करें। सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन, जब से ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, यानी इस प्लेनेट पे ज़िंदगी के इब्तदा से वेरियस ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जानदार वर इवॉल्व्ड, यानी उनकी एवोल्यूशन हुई है, इर्तिका हुई है, एंड डोमिनेटेड, और वो गालिब रहे हैं दिस प्लेनेट, इस ज़मीन पे, ड्यूरिंग वेरियस पीरियड्स, मुख्तलिफ औकात में, ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हम कहते हैं कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री, यानी ज़मीन की तारीख़ में मुख्तलिफ, अब इवेंट्स कह लें तकरीबात, यानी मुख्तलिफ आने वाले जानदार। तो हम जियोलॉजिकल यानी अर्जियाती चार्ट, ज़मीन के मुख्तलिफ वक्त में कौन कौन से जानदार ज़मीन पे मौजूद रहे हैं। अब इसकी स्टडी हम करते हैं फॉसिल्स की मदद से। दिस हैज़ बीन फाउंड, हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं बाय द एविडेंस, यानी जो हमें शवाहिद मिलते हैं, ऑब्टेन जो हम हासिल करते हैं शवाहिद, फ्रॉम द डिस्कवरी आप कह लें कि दरियाफ्त से, एंड स्टडी, और उनकी भी स्टडी ऑफ फॉसिल की दरियाफ्त करके हम उसकी जब स्टडी करते हैं तो हम अंदाज़ा लगाते हैं विच अलाउ बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट को अलाउ करते हैं टू प्लेस ऑर्गेनिज्म, के जानदारों को प्लेस करें इन ए टाइम सीक्वेंस, एक वक़्त की तरतीब में, कि कौन से वक्त में कौन सा जानदार मौजूद रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम टाइम सीक्वेंस में जानदारों को तरतीब करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम अंदाज़ा लगाते हैं सेडिमेंट्री मेथड के ज़रिए कि कौन सा जानदार ज़मीन पे कब मौजूद रहा है या वो कितना पुराना है। अब ये सेडिमेंट्री मेथड क्या है स्टूडेंट्स? जब एक ख़ास वक्त गुजर जाता है ना, तो ज़मीन पे एक सेडिमेंट, एक लेयर बन जाती है। अब वो लेयर कैसे बनती है, वो मिट्टी कहाँ से आती है? याद रखें स्टूडेंट्स, डेली खला से बहुत सारे मेटेरियल्स कहते हैं, अब यानी छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के, वो खला से हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। मेटेरियल्स डेली ये टनों के हिसाब से दाखिल होते हैं, और कह रहे हैं सालाना तकरीबन 15,000 टन मेटेरियल्स खला से हमारी एटमॉस्फेयर में आते हैं। जैसे ही वो हमारी एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं ना, तो हवा की फ्रिक्शन से वो जल कर खाक बन जाते हैं। आमतौर पर रात को आपने देखा होगा, आपको एक शोला सा नज़र आता है, कुछ लोग समझते हैं कि वो सितारा टूटा है। वो सितारा नहीं टूटता, बल्कि मेटेरियल खला में दाखिल होता है और वो जल के खाक बन जाता है, रेज़ा रेज़ा हो जाता है, और सालाना 15,000 टन मटीरियल जो है वो हमारी खला में आता है। और फिर उसी की वजह से एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद ज़मीन पे एक लेयर बन जाती है, एक आप कह लें कि चट्टानी लेयर बन जाती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन पे आप कह लें कि करोड़ों साल पहले ये जानदार है A, B और C, ये मौजूद थे। तो जब ये डेड हो गए तो इनके मरने के बाद ये क्या हो गए, ज़मीन के अंदर दफन हो गए, और वहाँ एक लेयर बन गई, सेडिमेंट बन गई। तो वो आप कह लें 1 करोड़ साल बाद, 1 करोड़ साल में ये जो सी सेडिमेंट बन गई। फिर अगले जानदार D और E आए,
इनके मरने के बाद ये अगली लेयर बन गई चट्टान की, और इसके बाद एफ, जे और एच आए और ये अगली लेयर बन गई, फिर आई और जे, और इनके मरने के बाद ये अगली लेयर बन गई। तो जानदारों, तो ये ज़मीन की मुख्तलिफ लेयर्स सेडिमेंट्स के अंदर दफन हो जाते हैं। अगर ये सेडिमेंट्स डिस्टर्ब ना हो किसी ज़लज़ले, किसी सैलाब की वजह से, तो हमें पता चल जाता है कि जो जानदार इस सेडिमेंट से निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने साल पुराना है। मसलन अगर कोई जानदार 20 ये इस सेडिमेंट से निकला है तो हमें पता चल जाएगा वो ज़मीन पे उस वक्त मौजूद था जब ये ए, बी और सी वाले जानदार ज़मीन पे मौजूद थे। एज जियोलॉजिकल टाइम पास, जैसे ही एक ख़ास वक्त गुजरता है ज़मीन का, एंड न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, यानी चट्टान की नई सेडिमेंट्स नई लेयर बन जाती है, आर लेड डाउन, यानी वो बिछ जाती है, द ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी इन डीपर लेयर, और पुराने जानदार डीपर लेयर में चले जाते हैं। मसलन जब ये लेयर बनी, इसके ऊपर जब ये वाली लेयर बनी तो पुराने जानदार नीचे वाली लेयर में चले गए, जब ये ऊपर वाली लेयर बनी तो ये वाले जानदार मजीद नीचे वाली लेयर में चले गए। तो पुराने जानदार आस्ता आस्ता डीपर लेयर्स में चले जाते हैं, प्रोवाइडेड द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स, यानी इसके वो जो लेयर्स का सीक्वेंस है, जो तरतीब है, हैज़ नॉट बिन डिस्टर्ब, अगर वो डिस्टर्ब ना हो तो फिर हमें जानदारों की उम्र का अंदाज़ा सेडिमेंटेशन से लग सकता है। एक तो ये तरीका है, यानी लेयर्स का मुताला, सेडिमेंट्स का मुताला करने से हमें पता चलता है कि कौन सा जानदार कितना पुराना है। जो जानदार जितनी ज़्यादा निचली लेयर में है इसका मतलब है वो उतना ही ज़्यादा पुराना है, जो जानदार ऊपर वाली लेयर में है इसका मतलब वो उतना ही नया है, उसकी एवोल्यूशन बाद में हुई है। एक दूसरा तरीका है जानदारों की एज का अंदाज़ा लगाने का, वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप से हम जानदार की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि हर एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दरमियान में एक इलेक्ट्रॉन होता है और बाहर एक ही दरमियान में अब कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एक दूसरा आइसोटोप है जिसके दरमियान में एक प्रोटॉन और उसके साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है 2 एटॉमिक मास, जबकि एक दूसरा हाइड्रोजन का जो तीसरा हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसके दरमियान में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो सी है वो 2 होती है और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 3। तो ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। जो ट्रिटियम है उसका एटॉमिक मास 3 है और उसके दरमियान में न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने न्यूट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही आप कह रहे हैं उसका वज़न बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा हैवी सामान उठा दें तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो कोशिश करेगा उस बोझ को उतारने की, उस बोझ को ख़त्म करने की। बिल्कुल इसी तरह वो आइसोटोप, जो हैवी आइसोटोप्स होते हैं किसी एलिमेंट्स के, वो क्या करते हैं, वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये ट्रिटियम स्टेबल होने की कोशिश करेगा क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, ये न्यूट्रॉन खारिज करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा। बिल्कुल इसी तरह एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो कि स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर नेचर के अंदर एक आम तौर पर जो कार्बन है वो कार्बन 12 होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन बड़ी ट्रेस मिकदार में कार्बन 14 भी मौजूद होती है। अब ये जो कार्बन 14 है ये अनस्टेबल होती है, ये स्टेबल होने की कोशिश करती है, तो उसके लिए ये क्या करती है, रेडिएशन खारिज करती है, शुआएं खारिज करती है ताकि ये स्टेबल हो सके। अब वो जो रेडिएशन है वो रेडिएशन खारिज करके कार्बन 14 कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन 14 में। अब बात ये है कि कार्बन की मिकदार जो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होती है उसको अब कह रहे हैं कि 5715 साल लगते हैं
आधी कार्बन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने के, यानी आपके पास कार्बन का जितना भी मटेरियल है उसमें से वो रेडिएशन खारिज करेगा, उसमें से हाफ 50% नाइट्रोजन में जब वो कन्वर्ट होगा उसको तकरीबन 5715 साल लगेंगे। इसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ। यानी कोई भी एलिमेंट्स जिसकी 50% मिकदार स्टेबल हो जाए, वो जितनी देर में स्टेबल होगी उसे उस एलिमेंट का हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी से किस तरह जानदार की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, टू एज और डेट द रॉक, यानी एक चट्टान के हम उम्र का अंदाज़ा लगाएं बाय कंपैरिजन द अमाउंट ऑफ सर्टेन, कंपैरिजन यानी मुआजना करके ख़ास सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप दे कंटेन, यानी उसमें मौजूद ख़ास रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है उसकी मिकदार से हम उस रॉक की, उस चट्टान की एज का, उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। द ओल्डर सेडिमेंट्स लेयर हैव लेस ऑफ दीज स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी जितनी लेयर ओल्डर होगी, पुरानी होगी, उतने उसमें आइसोटोप्स की मिकदार कम होगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ये फ़र्ज़ करें हमारे पास 4 लेयर्स हैं, ये एक लेयर है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अब ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, इसमें मौजूद ये जो जानदार हैं आई और जे, इनके अंदर मौजूद ये है कार्बन 14। अब ये जो कार्बन 14 है ये क्या है, ये कार्बन 14 है। अब ये कार्बन 14 क्या है, ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडिएशन खारिज करता है, यानी आप कह रहे हैं ये मुसलसल रेडिएशन खारिज करेगा। रेडिएशन क्यों खारिज करेगा? ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो कार्बन 14 जोन सा है, इसकी 50% मिकदार जोन सी है, यानी आप कह लें कि 5715 साल गुजरने के बाद ये जो कार्बन 14 है ना, इसका 50% किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन में। ये जो मैं रेड कलर से शो किए हैं ये नाइट्रोजन है, यानी आप कह लें कि ये 100% है, तो ये 5715 साल बाद ये कितना रह जाएगा? ये 50% रह जाएगा। कौन? कार्बन 14 50% रह जाएगा। और अब आपके पास कार्बन 14 जो से हैं, पहले फ़र्ज़ करें इसके 16 एटम्स थे, अब 50% वो कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन में, यानी वो स्टेबल हो गया है, N14 स्टेबल हो गया है, और बाकी 50% मिकदार रह गई है कार्बन 14 की। तो अब बाकी का जो कार्बन 14 बचा है ये भी रेडियो एक्टिव होगा, यानी ये जो ऊपर वाली लेयर है इसमें कार्बन 14 की मिकदार 100% है, लेकिन ये जो नीचे वाली लेयर है इसमें आपको 50% कार्बन 14 मिलेगा और 50% नाइट्रोजन 14 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो लेयर है इसके अंदर मौजूद जानदार 5715 साल पुराने हैं, क्योंकि 5715 साल में आधा कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसी तरह इसकी ये जो बाकी का कार्बन 14 रह गया है ये भी रेडियो एक्टिविटी करता रहेगा, ये भी रेडिएशन खारिज करता रहेगा। मसलन इसमें से भी रेडिएशन खारिज होती रहेंगी, और अगले 5715 साल बाद ये जो बाकी का 50% कार्बन था, ये इसमें से भी इसका आधा जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके 8 एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन में, यानी वो 50% का आप कह लें कितना रह गया? 25% रह गया। और इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लेयर है ये इस लेयर की निस्बत 11430 साल पुरानी है, क्योंकि ये वाली लेयर इसकी निस्बत 5715 साल पुरानी है, और ये वाली लेयर इसकी निस्बत 11430 साल पुरानी होगी। और इसी तरह ये भी अब रेडिएशन खारिज करता रहेगा, क्योंकि ये भी स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और अब कह लें यहाँ पे आपके पास कार्बन 14 जोन सी है वो सिर्फ कितनी रहेगी? 25%, और बाकी नाइट्रोजन 14 कितनी है? वो 75%। अब बाकी की जो 25% कार्बन 14 रह गई है ये भी रेडियो एक्टिविटी करती रहेगी, ये रेडिएशन खारिज करेगी, और ये 5715 साल बाद इसमें से भी 50% किस में कन्वर्ट हो जाएंगी?
N14 में, यानी आपके पास कार्बन जो 14 है वो रह जाएगी 12.5%, और बाकी नाइट्रोजन 14 जो सी है वो आप कह लें 78.5% हो जाएगी। तो ये आप कह लें कि अब ये जो अगली, इसको इसमें कन्वर्ट होते 5715 साल लगे, इसको इसमें कन्वर्ट होते 5715 साल लगे, और ये रेडिएशन खारिज करके मज़ीद जो सा ये कन्वर्ट होगा 5715 साल में। तो अब हर ये ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर ऊपर वाली की निस्बत 5715 साल पुरानी है, ये इसकी निस्बत 5715 साल पुरानी है, और ये इसकी निस्बत 5715 साल पुरानी है। तो इस तरह से यानी जितनी ज़्यादा ऊपर वाली लेयर है उतनी ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा, जितनी लेयर डीपर होगी उतने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद कम। यानी यहाँ पे जो लेयर है इसमें रेडियो एक्टिव जो कार्बन है उसकी तादाद सिर्फ 12.5% रह गई है, जबकि ये जो ऊपर लेयर थी इसमें रेडियो एक्टिव जो कार्बन थी उसकी मिकदार 100% थी। तो इस मेथड से, इस तरीके से हम रिलेटिव एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो कार्बन है, यानी कार्बन की उम्र आप कह लें कि आप चंद हज़ार साल तक इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई बहुत पुरानी चट्टान है तो उसके लिए हम ऐसे आइसोटोप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर जो यूरेनियम है, यूरेनियम 238, इसकी हाफ लाइफ यानी ये लेड 206 में कन्वर्ट होता है 4.5 बिलियन ईयर्स को, यानी 4.5 बिलियन साल इसकी जो सी है वो हाफ लाइफ है। इसी तरह क्रिप्टॉन की जो हाफ लाइफ है वो आर्गॉन में कन्वर्ट होता है तकरीबन 1.3 बिलियन ईयर्स को, बिलियन ईयर लगते हैं उसको कन्वर्ट होने में। तो इसी तरह हाफ लाइफ से हम रिलेटिव एज किसी भी फॉसिल की निकाल सकते हैं। अब मैं इसकी रीडिंग करवाता हूँ। द ओल्डर सेडिमेंट्स, यानी जो पुरानी ओल्डर सेडिमेंट्स लेयर, पुरानी जो चट्टानी लेयर है, हैव लेस ऑफ दी स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होंगे, कम होंगे, देन द यंगर लेयर, निस्बतन ऊपर वाली लेयर के। एक कंपैरिजन ऑफ द लेयर, यानी लेयर्स का जो कंपैरिजन है, मुआवजना है, गिव एन इंडिकेशन, ये हमें बताएगा, ये एक निशानी फराहम करेगा ऑफ द रिलेटिव एज। रिलेटिव कहते हैं अब कह लें मुआवजना, रिलेटिव एज यानी रिलेटिव एज ऑफ फॉसल्स, फॉसल का की जो उम्र है वो मुआवजना करके हमें वो बताएगा। मसलन कि ऊपर वाले लेयर के जो फॉसल्स हैं उनकी उम्र नीचे वाली लेयर के फॉसल से कितनी कम या ज़्यादा है। फाउंड इन द रॉक्स, जो कि चट्टानों के अंदर मौजूद हैं। देयरफॉर द फॉसल्स फाउंड इन द सेम लेयर, वो फॉसल जो एक ही लेयर में मौजूद होंगे, मस्ट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा होंगे ड्यूरिंग द सेम जियोलॉजिकल पीरियड, एक ही वक्त में। मसलन वो फॉसल जो आपको इस लेयर से मिलेंगे, इसका मतलब है वो सेम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में ज़मीन पे मौजूद थे। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में, ये टॉपिक पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये बोर्ड के हवाले से इतना अहम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ये सबसे ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने रेड कलर में मार्क किया है, हाउ वी कैन स्टडी द एज ऑफ फॉसल्स बाय सेडिमेंट्स, यानी बाय सेडिमेंट मेथड। तो इसका जवाब आपने करना है, ये तीसरी लाइन मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर इसी तरह आप कह लें 7वीं लाइन में नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है, 1 से लेकर 1 तक इसका जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है, हाउ वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ रॉक, रॉक की एज किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये नंबर 2 ब्लू कलर से जो नंबर 2 में लिखा वहाँ से लेकर नंबर 2 तक जो ब्लू कलर में लिखा वहाँ तक इसमें इसका आपने जवाब करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, हाउ वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसल बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप। वो जो ऊपर वाला सवाल था वो था सेडिमेंट मेथड के ज़रिए, ये है हम रेडियो एक्टिव मेथड के ज़रिए फॉसल की उम्र का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। तो इसका जवाब भी आपने जहाँ से दूसरे सवाल का जवाब शुरू होता है, ये पिंक कलर से मैंने मार्क किया नंबर 3, यहाँ से इट इज़ पॉसिबल, यहाँ से लेकर इसका जवाब नीचे आएगा रॉक तक, नंबर 3 से 3 तक मैंने मार्क कर दिया है। आगे हम बात करें जो नीचे टेबल दिया हुआ है फॉसल रिकॉर्ड वाला, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट वाला, इसके अंदर MCQs जो से हैं वो बन सकते हैं। मसलन यहाँ मैंने एक मॉडल MCQ बना के दिखाया है, क्रिस्टेशियस जुरासिक एंड ट्रायसिक पीरियड बिलोंग टू इरा,
नीचे यानी 4 ऑप्शन है, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। इनमें से कौन सा इरा जौन सा इसे ये बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं जी मेसोजोइक इरे से। तो इस तरह से ये एमसीक्यू बन सकते हैं। ये इनके जो ईयर्स है, जो साल जो लिखे हुए हैं, ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।